नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का फटाफट 50 क्विज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के क्विज का जो टॉपिक है वह टॉपिक होगा आपका भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान के विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे आज मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने भारतीय संविधान के विकास से संबंधित या भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इसे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्नों का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण के साथ आप लोगों को बताया गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण है ये सारे तथ्य यहाँ पर मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के जो लिंक है मैं आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को वीडियोस ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ न हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो हमारे आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में एक अन्य प्रमुख प्रावधान जोड़ा गया था कि भारतीयों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसके अंतर्गत प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीयों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ऑप्शन है सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा और डी है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। इनमें से जो संबंधित है जो सही है उसे हम लोगों को मिलाना है। तो यहाँ पर दिया गया है सूची 1 में नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और डी में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और सूची 2 में दिया गया है नियामक अधिनियम 1773, 2 में दिया गया है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, 3 है चार्टर अधिनियम 1813 और 4 है चार्टर अधिनियम 1833। और यहाँ पे यदि हम लोग देखें मिला करके सूची में तो कैसे होगा, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम या जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वहीं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के अनुसार दी गई थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई थी। यदि हम लोग देखें तो इस प्रकार कौन सा मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा भारत में
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ध्यान रखिएगा, सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा यहाँ केंद्र के विषय में पूछा जा रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शंस है ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पर पूछा गया है केंद्र में द्वैध शासन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यहाँ एक प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही, यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि द्वैध शासन का जनक भारत में किसे माना गया है? तो लियोनल कार्टिस को। ध्यान रखिएगा, लियोनल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक माना गया है। इनकी कृति है डायआर्की, उसमें इन्होंने इस प्रशासन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शंस हैं ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति और डी 15 लाख व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति की संख्या पर एक प्रतिनिधि, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि को भेजने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शंस हैं ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन के द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था, यह प्रस्ताव दिया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में यह मिशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं ए जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, बी देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, और डी शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो ध्यान रखिएगा 1883 का जो इलवर्ट बिल विवाद था, इलवर्ट बिल जो विवाद था वह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए से संबंधित था, जिसमें अदालतों की दांडिक अधिकारिता में क्या किया गया? भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखा गया था। इसमें किया गया तो जो भी यूरोपीय अपराधी थे, यूरोपीय अपराधियों के दंड से संबंधित जो भी न्यायिक प्रक्रिया थी उसका जो कार्य था वह भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा देखे जाने का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इलवर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के शासन काल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। यदि हम लोग वर्तमान में देखें
तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वह शक्ति किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान या सत्र में नहीं हो। तो उस समय यदि राष्ट्रपति को उचित लगे कि अभी एक कानून की आवश्यकता है तो उस कानून को अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रख्यापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई, तो ऑप्शंस है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इन निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ध्यान रखिएगा कि मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था थी वह 1909 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, उसके आधार पर ही भारत में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। वहीं यदि हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को देखें तो इस सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया किसमें, तो सिखों के लिए, ईसाई के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए निर्वाचक मंडलों का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का विस्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शंस हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शंस हैं ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में भारतवासियों को क्या किया गया था कि प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। इसके एक एक्ट संभवतः 87 धारा 87 में कहा गया था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी भारतीय को क्या किया जाएगा, सेवा से ब्रिटिश सरकार की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जो थे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे वो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया था कि संघ की इकाई के रूप में प्रांत, ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल हो सकती हैं। इन्हें मिलाकर एक क्या बनाया जाएगा? भारतीय संघ बनाया जाएगा। परंतु यह जो संघ था कभी भी फलीभूत नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा का विचार रखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? पहला है यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। तो यहाँ पर यह बताना है कि संविधान सभा के विषय में कौन से कथन नहीं हैं। तो यहाँ पर दो कथन, एक और दो कथन जो है संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। ध्यान रखिएगा 1 और 2 संविधान सभा के विषय में नहीं है, यानी वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था और जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, उन्हें प्रांतों के विधान सभाओं के सदस्यों ने निर्वाचित कर संविधान सभा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर है। तो यहाँ दिया गया है कथन ए में बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शंस हैं 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को और डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन से हैं 7, 9, 12 और 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अधिवेशन कुल हुए थे संविधान के निर्माण के दौरान। अगला प्रश्न है संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार को
15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आजाद ने और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने कहा था कि 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शंस हैं ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधान मंडल को, सी गवर्नर जनरल को और डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया है? तो ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949 में, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को और डी 15 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शंस हैं ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित नॉमिनेट किया जाना। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था? एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था। बाकी तीनों बी, सी और डी ऑप्शंस 1935 के अधिनियम में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950 को, बी 23 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव और डी महात्मा गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख क्या किया था कि प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा कब था? तो 13 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 को। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ऑप्शंस हैं ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब और डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। कब? तो 1946 के चुनाव के उपरांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? तो पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पर कूट में आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो यहाँ पर आपको कूट में उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केवल एक जो है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चक्र में कितनी तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, इसे आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो यहाँ आपको कूट में उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है आर, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शंस हैं 7, 6, 5 और 4। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर संख्या कितनी बन जाती थी प्रारूप समिति की? कुल 7 लोगों की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शंस हैं जे.बी. पंत, बी के.एन. काटजू, सी रफ़ी अहमद किदवई और डी के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के उपरांत यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन से हैं 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947,
सी 3 जून 1947 और डी 29 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.एन. राव और डी के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे और इनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था जिसके ऊपर प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, इसी प्रारूप के ऊपर चर्चा करके संविधान का निर्माण किया था। बी.एन. राव द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसमें कुल 243 आर्टिकल्स थे और 13 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा 13 अनुसूचियां विद्यमान थी और 243 आर्टिकल। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? ऑप्शंस हैं ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961, डी 1889 1961। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 में बी.आर. अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को और 1956 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? ऑप्शंस हैं 1948, बी 1949, सी 1950 और डी 1951। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के.एम. मुंशी, सी ए.के. अय्यर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के पांडुलेखन समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शंस हैं संविधान सभा के द्वारा, बी ब्रिटिश संसद के द्वारा, सी गवर्नर जनरल के द्वारा और डी भारतीय संसद के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान को ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो हमारा आज का जो 50-50 फटाफट 50 का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।